नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। देश के बहुचर्चित मासूम हत्याकांड मामले पर हुई सुनवाई। अदालत ने हत्याकांड के सभी आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। आरोपियों ने 2 साल पहले की थी जुड़वा मासूमों की हत्या। भारत की सिल्वर गर्ल मीराबाई चानू लौटी घर। दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। एयरपोर्ट स्टाफ ने भारत माता की जय के लगाए नारे। आवास मंत्री ने की विभागीय समीक्षा बैठक। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के कामकाज को लेकर की चर्चा। बस स्टैंड पर यात्रियों की सुविधा के दिए निर्देश। भोपाल में दोस्त ने दोस्त की हत्या। घटना के बाद आरोपी दोस्त फरार। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। और 24 घंटे में भोपाल सहित कई जिलों में हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने जताई संभावना। चंबल संभाग में तेज बारिश के संकेत। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। देश के बहुचर्चित चित्रकूट मासूम हत्याकांड मामले में अदालत ने हत्याकांड के सभी 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि आरोपियों ने 2 साल पहले चित्रकूट में जुड़वा मासूम भाइयों को पहले स्कूल से अपहरण किया था, बाद में दोनों भाइयों की हत्या कर दी थी। इस मामले में एक आरोपी ने सतना जेल में ही फांसी लगाकर आत्महत्या भी की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए एडीजी प्रदीप कुशवाहा ने सजा सुनाई है। तो आपको बता दें कि देश का बहुचर्चित ये मामला चित्रकूट, मध्य प्रदेश के चित्रकूट की यदि हम बात करें तो 2 मासूम बच्चों की हत्या की गई थी। हालांकि इस पूरे मामले में एक लंबे समय बाद फैसला आया है और अदालत ने सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि दोनों मासूम बच्चों का स्कूल से अपहरण किया गया था और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। चलिए, और चित्रकूट से इस वक्त बता दें कि पंकज मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज, जिस तरीके से ये पूरा मामला आया, एक लंबा वक्त हो गया है, क्या लगता है? एक क्योंकि आरोपी जिसने पहले ही फांसी लगा ली थी जिस वक्त ये पूरा मामला हुआ था, उसके बाद अब बाकी के जो आरोपी थे उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यही है कि आखिर इतना वक्त कैसे लग गया इस फैसले में और क्या कड़ियां जुड़ी थी जो अब इनका खुलासा हुआ? जी, निश्चित तौर पे आपको बता दूं कि ये जो मध्य प्रदेश के इतिहास में बहुत बड़ा कांड है, जिसको लेकर के 2 मासूम बच्चों को स्कूल से बस जब स्कूल से निकल रही होती उसी दौरान सामने गाड़ी लगाकर इन 2 जो हत्या आरोपी इन लोगों ने बच्चों को हाथ किडनैप किया था। उसके बाद यूपी एमपी के लगभग 500 जवानों ने 10 दिन तक कॉम्बिंग की थी, लेकिन इसको सफलता नहीं मिली। बड़ी नाकामयाबी थी दोनों ही प्रशासनों को। उसके बावजूद इन बच्चों के 100 मिले थे। उसके बाद पुलिस ने राजू नाम का उसको पहले पकड़ा था। उसके बाद इनके सभी को 6 लोग आरोपी हैं। 6 लोगों ने तेल व्यापारी ब्रजेश राउत जो बच्चों को हिमांशु और प्रियांश को उठाया था। उसके बाद जो ये घटना का पूरा जब खुलासा हुआ, उसमें एक जो आरोपी था रामकिश यादव करके, उसने सुसाइड कर ली थी जेल में। उसके बाद ये 5 लोग थे जिनको लेकर के फास्ट ट्रैक कोर्ट थी, लेकिन ये कहा जाए कि 886 दिन बाद ये पूरा मामला जो इस पर फैसला आया है। तो निश्चित तौर पर फास्ट ट्रैक में मामला चल रहा था, लेकिन जिस तरह से कोविड आया, कोविड के दौरान इस मामले में और देरी हुई। लेकिन जो फैसला आया उसमें कहीं ना कहीं जो पिता को और जो वकील का कहना है और जो परिजनों को, जो आस के जो क्षेत्र के लोगों को, जो यहाँ आसपास के जो लोग हैं, उनका भी ये मानना था कि इसमें कम से कम जिस तरह के जघन्य कांड इन लोगों ने किया उस पर फांसी की सजा होनी चाहिए थी। लेकिन न आने की, फांसी न मिलने पर और सिर्फ इन जो 5 हत्यारोपी, इनको आजीवन कारावास, डबल आजीवन कारावास हुआ है। हालांकि जो न्यायाधीश है उन्होंने जितने भी धाराएं, सभी धाराओं पर अलग अलग सजाओं को किया, तो चूंकि उस बिना पर इनको डबल आजीवन कारावास हुआ है। लेकिन ना तो पिता पीड़ित पक्ष जो है और ना ही पीड़ित पिता
इस जो न्याय है उससे खुश नहीं है। उनका कहना है कि हम उच्च न्यायालय में जाएंगे और मैं उनको फांसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं था। हालांकि आज पिता और पूरा परिवार दुखी है। उनका ये कहना था कि जिस तरह से ये कांड हुआ है उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक न्यायपालिका में एक नजीर पेश करनी चाहिए थी कि अगर इस तरह से मासूम बच्चे जो अपने माँ बाप के स्कूल भेजते हैं बच्चों को इस करके कि वो वहाँ सुरक्षित है, अगर इस तरह से बच्चों के साथ इस तरह के जघन्य कांड और एक जो इतना बड़ा कांड हुआ और उसके बाद इस तरह का फैसला आना, इन लोगों को जीने का अधिकार नहीं, समाज में रहने का अधिकार नहीं है, इनको फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए थी। उसको लेकर कहीं ना कहीं परिजनों में मायूसी है इस न्याय को लेकर के, इस फैसले को लेकर के। जी अच्छा पंकज, इन पूरी कड़ियों को यदि हम देखें तो आखिरकार कहां इतने वक्त बाद ये चीजें निकल कर आई? देखिए, आरोपी गिरफ्त में आए, अब सजा भी हो गई है, लेकिन निश्चित तौर पर एक जघन्य अपराध इन्होंने किया, बड़ा अपराध किया है, उन मासूम बच्चों की हत्या निश्चित तौर पर हुई है, तो फांसी की सजा होनी चाहिए। परिजनों का दर्द हम समझ सकते हैं, लेकिन यदि हम इस पूरे मामले को गंभीरता से समझें तो क्या हुआ? कोई आपसी रंजिश थी या फिर फिरौती के लिए किडनैप किया गया था? ये पूरा मामला निकलकर कहां तक अब सामने आया है? जी, निश्चित तौर से आपसे बता दूं कि जो तेल व्यापारी है उसके बच्चों को जो किडनैपिंग हुई थी, इन 6 लोगों ने फिरौती के लिए की थी। 1 करोड़ की डिमांड की थी। 20 लाख देने के बाद भी उन बच्चों को नशे की दवाइयां दी गई, इंजेक्शन दिया गया, भूखा रखा गया, मार डाला गया और उसके बाद उन लोगों को नदी में फेंक दिया गया था। काफी छत बिच्छत 100 मिले थे। निश्चित तौर पर हालांकि जो पीड़ित पिता है उस दौरान जब यह मामला अपने तूल पकड़ा था, जब बच्चे की हत्या होने के बाद शिवराज सिंह चौहान मिलने पहुंचे यूपी गवर्नमेंट के, चूंकि आवास उनका यूपी में था और बच्चे जो पढ़ते थे वो एमपी में थे, तो उस दौरान काफी राजनीति गर्म आई, काफी लोग गए भी और बड़ी, हालांकि उसके पिता ने पिता का ये भी कहना था, पिता ने मांग भी की थी कि भाई मेरे बच्चों के साथ आज उठाया गया है तो कम से कम विद्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था की जाए। और उस दौरान ये चर्चाएं भी उठी थी कि दोनों ही सरकारें विद्यालय में बच्चों के लिए व्यवस्थाएं कराएंगे, चित्रकूट की सुरक्षा को ध्यान में रखते, चूंकि यूपी एमपी का बॉर्डर था और ये था कि कहीं दस्यु प्रभाव के चलते तो ये कांड नहीं हुआ, इन सब चीजों को, लेकिन कहीं कुछ भी धरातल पे नहीं दिखा। आज भी पिता का यही कहना था कि देखिए ना तो व्यवस्थाएं सुधरी हैं और ना ही मुझे न्याय मिला है। बातें बहुत बड़ी बड़ी हुई, लेकिन अगर देखा जाए जिस तरह से बच्चों को उठाया गया, विद्यालय से 73 गवाह हुए हैं, लगभग 1.5 लाख पन्ने का इसमें चार्जशीट तैयार हुई, बड़ा बड़ी वो चली और उसके बाद यूपी एमपी में इस आज के जो इनका जजमेंट आया उसका इंतजार था। लेकिन जिस तरह से व्यवस्थाएं और जिस तरह से आज फैसला है उसको लेकर के जो पूरा क्षेत्र है, हालांकि विद्यालय के बच्चे और बहुत सारे, आज भी चित्रकूट में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, उसका कहना था कि बच्चे बहुत सारे ऐसे जो पूछते हैं कि भाई इनके जो श्रेयांश के हत्यारों का क्या हुआ, जो बस में बच्चे बैठे थे आज भी उनके भय व्याप्त है, उनका विद्यालय जाने में डरते हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ऐसे फैसले से ना तो कोई नजीर पेशी और ना ही दोनों ही सरकार, चाहे यूपी गवर्नमेंट हो या एमपी हो, ना ही किसी तरह की विद्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था, ना ही जो बस से ले गए उसमें सीसीटीवी कैमरे लगाना या किसी तरह से जो अगर व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाती तो भी अच्छी चीज थी। लेकिन निश्चित तौर पर ये मायूस करने वाला फैसला आया है और साथ ही शासन सत्ता है जो जिन्होंने कोई व्यवस्थाएं नहीं की, तो वो कहीं ना कहीं उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल, एक छोटा सा सवाल पंकज, ये बात तो देखिए बिल्कुल ठीक है कि जो फैसला आता है वो मानना होता है, कानून है, कानून से बढ़कर कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि परिजन निराश है, वो फांसी की सजा चाह रहे थे। वकीलों की तरफ से कोई फीडबैक आया है, कोई बातचीत आई है कि आखिरकार क्योंकि हत्या था, ये मर्डर था, हुआ है, इतने आरोप सिद्ध हुए हैं, इतने लोग दोषी पाए गए हैं, फिर आजीवन कारावास क्यों दिया गया है? हत्या के लिए हत्या फांसी क्यों नहीं? जी, निश्चित तौर पर आपसे बता दूं कि जो दोनों पक्ष के वकीलों की अपनी अपनी दलीलें हैं। जो पीड़ित पक्ष का वकील है उनका कहना है कि हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हमारे जो चार्जशीट है, जो हमारे साक्ष्य है, हमने पूरे उपलब्ध कराए थे। तो निश्चित तौर पर जो 3 आरोपी पद्मकांत शुक्ला जो इसका पूरे उसका सरगना मास्टरमाइंड बताया गया, राजू द्विवेदी और एक लकी तोमर, जो हत्या की है, इन तीनों को चूंकि 2 लोगों को आज 302 के मामले से बरी किया गया है, उनका ये है कि सहयोगी थे, लेकिन इन तीनों को इनको फांसी की सजा होनी चाहिए थी। लेकिन वहीं जो विपक्ष के वकील है उनका कहना है कि आई विटनेस नहीं थे और जिस तरह से जो सबूतों के अभाव के बावजूद इतनी बड़ी सजा दी गई है इनको, डबल आजीवन कारावास, तो दोनों ही पक्ष इसको लेकर के संतुष्ट नहीं है। तो दोनों ही पक्षों ने उच्च न्यायालय में अपील करने की बात कही है।
चलिए पंकज, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो आपको बता दें, ये देश का बहुचर्चित हत्याकांड था। 2 मासूमों की हत्या की गई थी, अपहरण हुआ था स्कूल से। जब वो लौट रहे थे तब उनका अपहरण किया गया था। और आपको बता दें कि बड़े तेल व्यापारी के ये बच्चे, लेकिन इस पूरे मामले में थोड़ी सी निराशा हाथ लगी है। परिजनों को दुख है इस बात का है कि एक तो इतने लंबे वक्त के बाद ये फैसला आया, उनके बच्चे उनके साथ नहीं है, उन्होंने अपने बच्चों को खोया है। लेकिन जो आरोपी हैं, जिन्होंने एक इतना जघन्य अपराध किया, उन्हें कानून ने सिर्फ आजीवन कारावास की सजा दी है, जबकि उन्हें फांसी होनी थी। और इसके लिए निश्चित तौर पर वो आगे भी आवाज उठाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत को टोक्यो ओलंपिक में पहला मेडल दिलाने वाली मीराबाई चानू टोक्यो से भारत लौट आई हैं। मीरा का सिल्वर मेडल इस बार के ओलंपिक में अब तक का भारत के लिए इकलौता मेडल रहा। वे ओलंपिक के पहले दिन मेडल जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट भी थी। दिल्ली एयरपोर्ट पर मीराबाई का जोरदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट स्टाफ ने भारत माता की जय के नारे लगाए, साथ ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने विभागीय समीक्षा बैठक की, जहां उन्होंने शहरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और विकास प्राधिकरणों के कामकाज को लेकर चर्चा की। विकास प्राधिकरणों के कार्यों की समीक्षा और लंबित परियोजनाओं को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही शहरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत शहरों में बसों की संख्या बढ़ाने, बस स्टैंड पर यात्री सुविधाएं व्यवस्थित करने के भी निर्देश दिए। शहरों में नए बस स्टैंड निर्माण को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। भोपाल थाना तलैया क्षेत्र के इस्लामपुर में एक युवक ने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी और हत्या के बाद मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि रात में मृतक युवक अपने दोस्त के साथ सईदिया स्कूल ग्राउंड में बैठा था, तभी उसके दोस्त ने उस पर हमला कर दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये हॉस्पिटल से तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें से पता लगा कि चाकूबाजी की घटना इस्लामपुरा के सईदिया ग्राउंड पर हुई है। उसमें से पता लगा गया कि दौरान इलाज फैज सिद्दीकी नाम के व्यक्ति फैज कुरैशी नाम के व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। और परिजनों से बातचीत करने पता लगा हुआ है कि कोई शफीक कुरैशी नाम का व्यक्ति है, जो पूर्व में के बीच में दोस्ती थी और आज किसी बात पर से विवाद पर से चाकूबाजी हुई है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। सर ये रहने वाले कहाँ के हैं? ये रहने वाले यहीं इस्लामपुरा के हैं और दोनों पास पास ही रहते हैं और पूर्व से एक दूसरे परिचित भी हैं। बाकी वजह का पता किया जा रहा है। नहीं, पुरानी रंजिश का ऐसा कोई वजह पता नहीं लगी है। सभी परिजनों से बात की गई है। बाकी आरोपी गिरफ्तारी के बाद ही सही कारण का पता लग सकता है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भोपाल, ग्वालियर, खरगोन संभाग में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक अशफाक खान ने बताया कि अगले 24 घंटे में प्रदेश के चंबल संभाग में बिजली के साथ ही भारी बारिश की चेतावनी है। साथ ही प्रदेश के होशंगाबाद सहित कई इलाकों में लगातार बारिश हो सकती है। वर्षा दर्ज की गई। प्रमुख रूप से कट्टीवाड़ा, जौरा, महिदपुर 26 सेंटीमीटर, जीरापुर 22 सेंटीमीटर, पिछोर 21 सेंटीमीटर, झरदा 19 सेंटीमीटर, अलीराजपुर, गरोठ 16 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इसकी वजह एक लो प्रेशर एरिया जो कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल एमपी में था, वह मानसून ट्रफ लाइन मध्य प्रदेश के सतना से होकर गुजर रही थी। आगामी 24 घंटों में भारी से अति भारी व बिजली गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना कहीं कहीं ग्वालियर व चंबल संभाग के जिलों में है एवं वर्षा गरज चमक के साथ अधिकांश स्थानों पर भोपाल, होशंगाबाद, उज्जैन, इंदौर। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में लगातार हो रही बारिश से मोहनपुरा डैम में तेजी से बढ़ते जलस्तर को देखते हुए राजगढ़ प्रशासन ने डैम के 8 गेट खोल दिया। इस दौरान फिलहाल कोई जनहानि तो नहीं हुई है। डैम के आसपास के गांव में राजगढ़ प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है।
मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई। इस मौके पर कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये वही शराब माफिया हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को गिराने में पैसा दिया था। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार के संरक्षण में आज वसूली करते लोगों की जानें जा रही हैं। थे शराब माफिया मध्य प्रदेश की भोली भाली जनता की जान लिए जा रहा है। ये वही शराब माफिया है जिसने मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के लिए काम किया था, पैसा लगाया था और सरकार के संरक्षण में आज वसूली करते हुए लोगों की जान ले रहा है। पहले आप चाहे उज्जैन की बात करो, चाहे वहाँ पे मुरैना की बात करो, लगातार जिन अपराधियों को 10-10 फीट गाड़ने की बातें करती थी सरकार, उनको संरक्षण दे के लोगों की जानें ले रही है। आबकारी मंत्री जवाब दे, मुख्यमंत्री जवाब दे, इनको संरक्षण क्यों दे रहे हैं जबकि इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। इस सवाल बात को लेकर सदन में भी उठाए जाएंगे कि मुंह चलाना बंद करे सरकार और इन माफियाओं के ऊपर कार्रवाई करे। रतलाम की ग्राम पंचायत पिपलोदा में लोकायुक्त की टीम ने 5,000 की रिश्वत लेते हुए एक पंचायत सचिव को रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपी सचिव फलो उद्यान योजना की फाइल पास करने के लिए 5,000 की रिश्वत मांग रहा था। तभी पीड़ित की शिकायत पर उज्जैन लोकायुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए रिश्वतखोर सचिव को गिरफ्तार किया। ये अपना सीमांत किसान है, छोटा किसान है, तो मनरेगा के तहत नंदन फल उद्यान की एक स्कीम थी जिसमें इसके खेत में बगीचा को पेड़ पौधे लगाए थे, जो सेक्रेटरी जगदीप पंचाल को दिया था। उन्होंने फाइल दिया था, करीब 8-10 लाख रुपया दिया था। तो इन्होंने अभी तक उसकी फाइल को तैयार नहीं किया था। तो इन्होंने जो है 5,000 रुपये मांगे थे उससे। तो परसों 23 तारीख को ये आवेदक आया था जिसने 3,000 रुपये दिए थे और आज को बुलाता हूँ उन्होंने 26 को आप जो है 2,000 रुपये लेके आना, तो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। तो आज ये आवेदक आया था मेरे, और जो मेरी टीम भी आई थी वहाँ से, तो ये जगदीप पंचाल को रंगे हाथों। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर भोपाल बीजेपी प्रदेश कार्यालय में लगातार बैठकों का दौर जारी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव की 3 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट है, जिसको लेकर दोनों ही पार्टियां जोरों से तैयारी में लगी हैं। वहीं बीजेपी बैठक को लेकर कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि चाहे बीजेपी कुछ भी कर ले, लेकिन बीजेपी की इस उपचुनाव में जमानत जब्त होगी, जैसे दमोह चुनाव में हुई थी। है कि किसानों के प्रति इतनी नफरत भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों करते हैं। वो किसान जो इस अपने हक और अधिकार के लिए, इस देश से काले कानून हटाने के लिए लगभग साल भर से ठंड, बरसात और गर्मी के अंदर बैठा है, उनके प्रति सांत्वना के बोल बोलने वाले की जगह इस प्रकार के घृणित करते हैं, कहीं ना कहीं किसानों के प्रति इनकी जो सोच है उसको दर्शाता है। क्योंकि पहले भी ये किसान के पेट पे लात और छाती पे गोली मार चुके हैं, नंगा करके किसानों को मार चुके हैं और आज फिर किसान की हालत खराब कर दी है। और सांत्वना देने की बजाय, उन काले कानूनों को हटाने की बजाय सिर्फ हट्टास करते हैं। और ये जो घमंड और ये 2021 का मानसून सत्र काफी हंगामे के साथ निकल रहा है। आपको बता दें कि यहां कामकाज से ज्यादा सत्र में हंगामा देखा जा रहा है। सत्र के पहले हफ्ते में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में जोरदार बहस हुई। सोमवार को कार्रवाई शुरू होते ही सदनों में विपक्षी सांसदों ने भारी हंगामा किया। हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्रवाई फिर से स्थगित कर दी गई। आपको बता दें कि पेगासस जासूसी, किसान आंदोलन और मीडिया पर छापेमारी को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए जासूसी मामले की जांच पश्चिम बंगाल का आयोग करेगा। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने जासूसी कांड की जांच करने वाले आयोग का ऐलान किया। कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस और पूर्व चीफ जस्टिस को सौंपी गई है। ममता ने कहा कि बंगाल पहला राज्य बन गया है जो जासूसी कांड की जांच करेगा। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मानसून का दौर शुरू हो चुका है, जिसके बाद लोग राहत की सांस ले रहे हैं। प्रदेश में मानसून की वापसी होने से किसानों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की गई है। उधर छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटे में गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की आशंका जताई है। तबादलों को लेकर परेशान है कर्मचारी। आपको बता दें कि मंत्रियों के दफ्तर में अटकी है लिस्ट। मध्य प्रदेश में 31 जुलाई तक तबादले हो सकेंगे। इसमें सिर्फ 6 दिन बाकी हैं और तबादला सूची अब तक जारी नहीं हो सकी है। इससे अधिकारी और कर्मचारी परेशान हैं। बताया जा रहा है कि सभी विभागों में करीब 24,000 ट्रांसफर एप्लीकेशन पेंडिंग है। इसकी वजह तबादला नीति में शामिल नियम है। इसके चलते तबादला सूचियां मंत्रियों के यहां अटकी हैं।
सोमवार से भोपाल सहित पूरे मध्य प्रदेश में स्कूल खोल दिए गए हैं। इस मौके पर भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने स्कूलों का निरीक्षण किया। बच्चों से संवाद कर कलेक्टर ने पूछा कि उन्हें 2 साल के बाद स्कूल आने पर कैसा लग रहा है। इस दौरान स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कहा कि सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि बच्चों में बहुत उत्साह है। सबसे ज़्यादा हर्ष की बात यह है कि बच्चों में बहुत ज़्यादा उत्साह है स्कूल आने को लेकर के। इसमें शिक्षा विभाग की जो भी गाइडलाइंस हैं उन सभी का पालन सुनिश्चित करते हुए ही हम लोगों ने इंस्टीट्यूशंस को खुलने की अनुमति जारी की है। और ये हर्ष का विषय है कि सभी इंस्टीट्यूशंस ने इसको बहुत सीरियसली लिया है। अभी जैसा आप सब लोगों के साथ भी हम लोगों ने कक्षाओं में जाके देखा, सभी बच्चे मास्क भी लगाए हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठे हुए हैं। जैसा कि आपने देखा, यहाँ एक वैक्सीनेशन कैंप भी ऑर्गेनाइज है, जिसके माध्यम से हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि स्कूल्स के सभी टीचर्स, सभी स्टाफ मेंबर्स पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हों। यदि कोई भी वैक्सीनेटेड नहीं है तो उसका यहाँ ऑन स्पॉट ही वॉक इन रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन दोनों किया जा रहा है। इसमें हमने ये भी चेक किया कि सभी बच्चे जो स्कूल में हैं उनके पेरेंट्स के द्वारा लिखित अनुमति विधिवत जारी की गई है या नहीं। भोपाल में विधायक आरिफ मसूद ने महिलाओं को सावन सोमवार के अवसर पर वाद्य यंत्र भेंट किए। साथ ही दलितों के मुद्दे पर कहा कि कांग्रेस ने एससी वर्ग को जो दिया है वो किसी ने नहीं दिया। भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। बीजेपी दलित वर्ग के खिलाफ देश में काम कर रही है। तो वहीं जहरीली शराब के मामले पर कहा कि जब पहले जहरीली शराब कांड हुआ था तब भी हमने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया था और इस बार फिर से उठाएंगे। कि सावन का पहला सोमवार है और मैं अपने इलाके से जो भजन मंडलियाँ मेरी विधानसभा में, मेरी बहनें माएँ, मैं अक्सर जब इलाकों में घूमता हूँ तो इनके पास कई चीज़ों की सामान की कमी देखता था। तो मैंने इनसे कहा था कि मेरा वादा है मैं आपको ज़रूर ये तोहफ़ा दूंगा। तो मुझे खुशी है कि आज सावन के पहले सोमवार को इस खुशी के साथ मनाते हुए कि ये कोरोना भी समाप्त हो गया और अब ये समाप्ति रहेगा और देश में और शहर में उन्नति और खुशियाँ आएंगी, इसी स्लोगन के साथ मैंने ये तोहफा अपने विधानसभा की भजन मंडलियों को दिया है। वल्लभ भवन में आयुष विभाग की एक बड़ी बैठक आयोजित होगी। ये बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होगी। आपको बता दें कि आयुष में नवाचार और आयुष से अनेक अवसरों का सृजन करने के लिए चर्चा की जाएगी। साथ ही बैठक में आयुष को वित्तीय समावेशन से जोड़ना और आयुष के माध्यम से प्रदेश की जनजातियों के लिए रोजगार और आजीविका का प्रबंध करने पर भी चर्चा होगी। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में पंचायत एवं ग्रामीण विभाग संयुक्त मोर्चा मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार जारी है। संयुक्त मोर्चा के संरक्षक का कहना है कि सरकार हड़ताल खत्म कराने के लिए दबाव बना रही है। वहीं संयुक्त मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष और कांग्रेस जिलाध्यक्ष को ज्ञापन दिया है। आपको बता दें कि संयुक्त मोर्चा की अनिश्चितकालीन हड़ताल में 17 संगठन भाग ले रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जैसे ही हमारी मांगें पूरी करेंगे हम तुरंत हड़ताल से हट जाएंगे। हमारी और कोई मांग नहीं बचती है। कार्तिक, सरकार से अभी कोई संदेश नहीं आ रहा है। हमारे कर्मचारियों पे और अधिकारियों पे ऊपर लेवल पे दबाव बनाया जा रहा है जो कि उचित नहीं है। समस्त कर्मचारी जिला जनपद सब एकत्रित हुए, एक संयुक्त मोर्चा हमारा बना है, उसी के बैनर तले हम समस्त लोग यहाँ धरना दे रहे हैं। सरकार से हमारी मांगें अनार्थिक मांग हैं। सरकार से हमारी अभी हम सरकार की स्थिति को देखते हुए हमने आर्थिक कोई मांग नहीं रखी है। हमने सरकार से अनार्थिक जो हमारी मांग है उसके लिए हमने ये धरना प्रदर्शन चालू किया। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चल रहे तनाव को खत्म करने के लिए भारत चीन के मिलिट्री ऑफिस की 12वें दौर की बैठक होगी। चीन ने पहले बातचीत की पेशकश की थी, लेकिन भारत ने कारगिल विजय दिवस की वजह से मीटिंग को किसी और दिन करने की मांग की थी। भारत का फोकस गोगरा, हॉट स्प्रिंग और देसपांग में 900 किलोमीटर इलाके में जारी तनाव को खत्म करने पर है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता ने स्वतंत्रता दिवस पर हरियाणा में जिंद के किसानों द्वारा निकाले जाने वाली ट्रैक्टर रैली का समर्थन किया है। टिकैत ने कहा कि ट्रैक्टर रैली निकालना कोई बुरी बात नहीं है। जिंद के लोग क्रांतिकारी हैं। उन्होंने 15 अगस्त को ट्रैक्टर परेड करने का फैसला लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि देखते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा आगे क्या फैसला करता है।
राजधानी भोपाल के बैरागढ़ में सावन के पहले सोमवार को महाकाल मंदिर में शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्तों ने पूजा अर्चना की। वहीं कुमारी कन्याओं ने मनवांछित वर के लिए व्रत रखा। पौराणिक मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ को ये व्रत अति प्रिय है। आपको बता दें कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सावन के 16 सोमवार का व्रत रखा था। वहीं हिंदू धर्म में सावन के महीने का बहुत ही महत्व होता है। सावन के महीने में भगवान शंकर की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। श्रावण मास का पहला सोमवार है। सुबह 4 बजे से ही यहाँ पर पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा है। श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, बारी बारी से लोग आ रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। रुद्राभिषेक भी आज दिन में कई बार हुआ और अभी होता ही जा रहा है। और यहाँ पर निर्देश दिया जा रहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा कर आएँ और कोरोना से बचाव करें थोड़ा सा, और पूजा खूब करें, अपना ढंग से करें। सैनिक कॉलोनी में भी आज महाकाल मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु भक्त आ रहे हैं और इंद्र देवता भी बहुत प्रसन्न है। देखिए भारी बरसात हो रही है, सभी लोग बहुत श्रद्धा से आ रहे हैं और सभी घर में रहिए, मास्क पहनिए। जब कोई भी मंदिर जा रहा है, जो भी मंदिर जा रहे हो, उसमें भी दूरी का पालन कीजिएगा और वैक्सीन अवश्य लगवाइएगा। और उसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ।